हेलो गाइस। आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीएड एजुकेशन बाय डॉक्टर गीता में हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम असमर्थ का अर्थ, विशेषताएं, कारण, पहचान, समस्या व शिक्षक की भूमिका। इन सब विषयों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और ये बड़ा कॉमन टॉपिक है। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं या डीएड के स्टूडेंट हैं, एमएड के स्टूडेंट हैं, सभी में आपको पढ़ने को मिलता है। और एग्ज़ाम में भी स्टेट, सीटेट, नेट वगैरह है, उसमें भी अधिगम असमर्थ से संबंधित क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। अधिगम असमर्थता का अर्थ एवं परिभाषा। और प्लीज़ जो इस चैनल पर नए हैं वो पहले वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, एवरी वीडियो को लाइक, शेयर, वॉच, कमेंट करें। अधिगम असमर्थता का अर्थ एवं परिभाषा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। कि लर्निंग का अर्थ होता है सीखना, यानी अधिगम सुनने, सोचने, बोलने, पढ़ने, लिखने या गणितीय गणना करने संबंधी अपूर्ण योग्यता के कारण होता है। यानी सीखने अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति से होता है। सीखने में कठिनाइयों को समझने के लिए हमें एक बच्चे की सीखने की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों का आकलन करना चाहिए कि जो अधिगम असमर्थता है या सीखने में सक्षम नहीं है, उनको कैसे हम उनका पता कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जिनके द्वारा हम पता कर सकते हैं। ये निबंध नहीं, ये निमन है। सबसे पहले बुद्धि का निमन स्तर, कि जिनके आईक्यू लेवल है वो बिल्कुल लो लेवल का है, वो अधिगम असमर्थता का कारण हो सकता है। मानसिक मंदता, यानी जो सीखने में कमज़ोर हैं, पिछड़े हुए हैं बच्चे, और दृष्टिबाधिता जिनको दिखाई नहीं देता है। निबंध स्तर के निर्देशन भी हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो अधिगम असमर्थता के कारण हो सकते हैं। अधिगम अक्षमता या असमर्थता ये आंतरिक होती हैं। इसका समस्या से ग्रसित व्यक्तियों में कई प्रकार के व्यवहार और विशेषताएं पाई जाती हैं। ये कोई विकृति नहीं है, बल्कि एक विकृतियों का विषम समूह है और ये स्थायी स्वरूप का होता है, क्योंकि असमर्थता है ये आजीवन है, वो चलती रहती है, आजीवन हमेशा इससे ग्रस्त है वो बच्चा रहता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि अधिगम असमर्थता एक व्यापक संप्रत्यय है। अधिगम अवस्था को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणित प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति अथवा अवरुद्ध विकास के रूप में इसको परिभाषित है वो किया जा सकता है। और अधिगम असमर्थता जो है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1963 ईस्वी में सैमुअल क्रिक द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थता को परिभाषित करने वाले दो उपागम हैं जिनके द्वारा अधिगम असमर्थता को परिभाषित किया जा सकता है। सबसे पहले कारण केंद्रित उपागम और प्रभाव केंद्रित उपागम। कि कारण केंद्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार के कारण की पहचान की जाती है, जबकि प्रभाव केंद्रित उपागम में प्रेक्षित व्यवहार का विश्लेषण और संशोधन है वो किया जाता है। जैसे किरिक ने कहा है कि अधिगम असमर्थता वाणी, भाषा, पठन, स्पेलिंग, लिखने या गणित की एक या अधिक प्रक्रियाओं का विलंबित विकास है, जो संभवतः सेरिब्रल का अकार्यप्रता के कारण या स्विंगात्मक या व्यवहारात्मक विचलन के परिणाम स्वरूप होता है, ना कि मानसिक मंदता, संवेदनहीनता या सांस्कृतिक या निर्देशात्मक कारकों से होता है। जैसे कावेल और फोर्नेस ने कहा है कि अधिगम असमर्थता सहित लोग उसी तरीके से या उतनी दक्षता से नहीं सीखते हैं जितना अधिगम समर्थ लोग सीख लेते हैं। कि जो सीखने में समर्थ हैं, कि जो सामान्य से या जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, कि जितना वो सीख पाते हैं उतना अधिगम असमर्थ जो बच्चे होते हैं वो नहीं सीख पाते हैं। उनके पास वो दक्षता नहीं होती है, वो उस तरीके से सीखने में असमर्थ होते हैं। कि चाहे उनके पास सामान्य बुद्धि ही क्यों ना हो,
फिर भी उनका शैक्षिक निष्पादन अपने अन्य कक्षा के साथियों से काफ़ी पिछड़ा हुआ है वो होता है। कुछ गणित सीखने में कठिनाई का सामना करते हैं, तो कुछ उसको लिखने में, कुछ पढ़ने में मास्टरी करना चाहते हैं, तो कुछ कठिन चुनौतियाँ हैं वो होती हैं कि कोई इंग्लिश में को अच्छी प्रकार से सीखता है, कोई इंग्लिश को अच्छी प्रकार से नहीं समझ पाता है, इंग्लिश में वीक होता है, कोई हिंदी में वीक होता है, इंग्लिश में अच्छा होता है, कोई मैथ में अच्छा होता है, कोई साइंस में होता है, कोई एसएस में नहीं होता, मैथ में अच्छा होता है। कि बच्चा है वो सभी विषयों में है वो परफेक्ट नहीं होता है, किसी न किसी विषय में है वो अवश्य ही कमज़ोर होता है, जो अधिगम असमर्थ होते हैं। अधिगम असमर्थ बच्चों की विशेषताएं कि सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा का विलंबित है वो विकास होता है। कि जब जो जाने वाली जो भाषा है उसके विकास में अधिगम असमर्थी बच्चे पिछड़े हुए होते हैं, क्योंकि ये अपनी उम्र या कक्षा के साथियों का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। इनका शब्द भंडारण है वो काफ़ी सीमित होता है या कम मात्रा में होता है। इनमें अपने अपरिपक्व शब्द भंडार के लिए भी ये जाने जाते हैं कि इनके पास शब्दों की कमी होती है और वो भी परिपक्व नहीं होते हैं। ये व्याकरण संबंधी बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि ना तो ये सही प्रकार से उच्चारण करते हैं। जब आप उच्चारण ही सही प्रकार से नहीं कर पाओगे तो आप उसको लिख भी नहीं पाओगे और आप उसको बोल भी नहीं पाओगे, और ये इनकी एक समस्या रहती है। इनकी भाषा असंगठित हो जाती है और कुछ कारणों पर एक साथ ये बहस छेड़ते हैं और वे केंद्रीय बिंदु से विचलित हो जाते हैं और साथ वाले विचार को स्पर्श कर जाते हैं और ये लंबी वार्ता और जटिल वार्ता को भी भूल जाते हैं। नेक्स्ट है अपर्याप्त समय संपर्तय। कि ऐसे बच्चों में समय का संपर्तय नहीं होता है, क्योंकि ये किसी भी कार्य को करने में लगने वाले समय का कोई अनुमान नहीं लगाते हैं कि कितने समय में पूरा हुआ है, कितना हो सकता है। अधिगम असमर्थ बच्चे अपनी प्राथमिकताएं करने में असफल होते हैं। ये समय, घड़ी, कैलेंडर के बारे में इनकी संवेदना है वो बड़ी निम्न स्तर की होती है। इनमें दिन है, सप्ताह, महीने, वर्ष आदि का भी अधिक ज्ञान नहीं होता है। समय का इकाइयों से भी इन्हें कोई ज्ञान है वो नहीं होता है। यानी समय संबंधी जो इनका संपर्क है, कॉन्सेप्ट है, वो इनका काफ़ी कमज़ोर होता है, ना के बराबर इनको नॉलेज होती है। नेक्स्ट है संबंध पर निर्णय में कठिनाई। कि ये बच्चे हैं ये किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि इनमें निर्णय का अभाव रहता है। क्या महत्वपूर्ण है उनके लिए, क्या नहीं है, क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है, इन सब के बारे में वो सोच नहीं पाते हैं। कार्य संपन्न करने में भी असफल होते हैं। और कुछ बच्चे जमा घटा के चिन्ह में भी अंतर है वो नहीं कर पाते हैं कि प्लस का चिन्ह का मीनिंग क्या होता है, माइनस का चिन्ह है उसका क्या मीनिंग होता है। कि इस प्रकार ये किसी भी डिसीजन लेने में ये असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट है निम्न मानवीय डेकेट्री। कि इसमें क्या है कि इसमें पेंसिल के संभालने में अयोग्यता होती है, पुस्तक पकड़ने में अयोग्यता होती है, दरवाजे का हैंडल पकड़ने में अयोग्यता होती है। यानी उस कार्य को करने में ये असमर्थ होते हैं, अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। ये बच्चे नए यंत्रों को संभालने में भी कठिनाई का अनुभव करते हैं और ये भूल भी जाते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कैसे रोकना है, ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर पक्ष में कैसा व्यवहार किया जाता है, कम से कम परिश्रम करना पड़े। इनको किसी प्रकार से कोई भी जानकारी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है, किसी भी कार्य को करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रत्यक्षीकरण दोष यानी उद्दीपनों की व्यक्ति द्वारा की गई व्याख्या ही प्रत्यक्षीकरण है। और प्रत्यक्षीकरण एक ज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो संवेदना के आंकड़ों की पहचान करती है, उन्हें संगठित करती है, उन्हें अर्थपूर्ण सूचना में बदलती है। विभेदीकरण के अंतर्गत विभिन्न पक्षों में अंतर ढूंढा जाता है। समन्वयकरण के अंतर्गत सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और सूचनाओं के दो या अधिक सूचना स्रोतों से सूचनाओं को एकीकृत किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। क्रम की प्रक्रिया के अंतर्गत उद्दीपकों को क्रमबद्ध किया जाता है और उद्दीपक असमर्थी इन सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जैसे इनमें कुछ दोष हैं, दृष्टि दोष है, श्रवण दोष है, स्पर्श दोष है। ये दोष हैं वो जैसे कोई चीज़ सामने रखी है, अगर दृष्टि तो उससे वो उसको देख नहीं पा रहा है, उस चीज़ की आहट है वो सुन नहीं पा रहा है, उसको स्पर्श करके वो महसूस नहीं कर रहा है कि ये कैसा है, तो ये भी उसकी असमर्थता का कारण होते हैं।
नेक्स्ट है समर्थी दोष, मेमोरी डिसऑर्डर, कि आजकल समर्थी को भी एक गतिशील प्रक्रिया माना गया है, क्योंकि जो हमें जटिल पर्यावरणीय सूचनाओं को संगठित करने और भंडारित करने में सहायता करती हैं। समर्थी एक जटिल प्रक्रिया है जिसे शोधों के बावजूद भी अभी तक नहीं समझा जा सका है, क्योंकि समर्थी संबंधी दोषों में श्रवण या दृष्टि दोष शामिल होते हैं। अधिगम असमर्थी दोनों प्रकार के दोषों का सामना करते हैं और ये कई बार ये भी भूल जाते हैं कि उनके कमरे का दरवाज़ा या बेड है वो किधर है, और बार बार 3 शब्दों को सुनने के बाद कि उनकी क्रम के अनुसार भूल जाते हैं, और इस प्रकार श्रवण में भी न्यूनता उनके अधिगम को पूरी तरह से प्रभावित है वो करती है। क्योंकि जब हमें कोई चीज़ याद ही नहीं होगी, ठीक है ना, याद नहीं होगी तो हम उसके बारे में अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते। कल मैंने क्या किया था, उसमें क्या त्रुटि रही, हम उसको भूल गए कल क्या किया था और क्या त्रुटि की थी, क्या अच्छाई थी क्या नहीं थी, अब वो हमें याद नहीं है तो हम उस पर आगे कार्य है वो नहीं कर पाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। कि हमारी जो समर्थी है वो भी हमारे असमर्थता का कारण है, वो बन जाती है जब वो विषमर्थी बन जाती है। नेक्स्ट है हाइपर क्रियाएं, कि हाइपर क्रिया से मतलब है, हाइपर का अर्थ है कि अतिरिक्त या सामान्यता से अधिक, यानी क्रिया का संबंध है हलचल से, कि विषमहीनता वाले व्यवहार की अधिगम, अधिकतर जो अधिगम असमर्थी बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं। वे चुपचाप नहीं बैठते हैं, वो अपना ध्यान एक जगह नहीं लगा पाते हैं, ध्यान का उनमें अभाव होता है, वे ऐसे ही होते हैं। और हाइपर क्रिया में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में अधिक होती हैं, और ऐसे बच्चों की शैक्षिक समस्याएं सामान्य बच्चों की तुलना में है वो अधिक होती हैं। ज्ञान का अभाव, किन बच्चों में ज्ञान का अभाव होता है, स्थायी ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अधिगम असमर्थी बच्चे हैं वो नए वातावरण से परिचित होने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कई बार भवनों में कॉम्प्लेक्स से रास्ता भूल जाते हैं कि वो किस रास्ते से आए थे और उन्हें किस रास्ते से जाना है, अब कहाँ जाना है, ऐसा भी वो भूल जाते हैं कि वो कहाँ पर आए हैं, उन्हें वापस कहाँ जाना है। ये सारी समस्याएं हैं वो अधिगम असमर्थता को जन्म देती हैं। नेक्स्ट है दिशा संबंधी भ्रम, कि दिशा संबंधी भी भ्रम, कि जैसे दाएं बाएं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, कि इन संपर्कों के प्रयोग करने की योग्यता, ऐसे अधिगम असमर्थी बच्चों में नक्शों की समझने की योग्यता नहीं होती है, कि इसको दाएं रखना है बाएं रखना है, बाएं रखने से क्या होगा दाएं रखने से क्या होगा, कि ये समझ इन बच्चों में नहीं होती है। और ये कई बार दिशा भी भूल जाते हैं कि उस सड़क पर उनको कौन सी तरफ चलना था और अब वो किस तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है स्थान ज्ञान का अभाव, कि स्थान संबंधी बच्चे का जो ज्ञान है वो भी ये भूल जाते हैं कि कौन से रास्ते से आना है कौन से जाना है, ये भी समस्या रहती है। और दूसरा ध्यान का अभाव भी इन बच्चों में, या ध्यान का अवधान, क्योंकि ये बच्चे हैं वो एक समय पर कंटिन्यू है एक जगह पर ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और इसलिए इन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिगम असमर्थी बच्चे किसी एक क्रिया को सामान्य समय के लिए केंद्रित करने में बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। ध्यान एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो आसपास के उद्दीपकों को चयनित विशेषताओं पर ध्यान केंद्रित करने के योग्य बनाती है। अवधान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक चयनित ध्यान होता है और एक स्थायी ध्यान होता है। यानी स्थायी ध्यान का संबंध उस ध्यान से होता है जिसे हमें कुछ समय के लिए ध्यान बनाए रखते हैं, और चयनित ध्यान कुछ महत्वपूर्ण उद्दीपकों को पहचानने की योग्यता होती है। अधिगम असमर्थी बच्चों में दोनों का ही अभाव होता है। ये कक्षा में ध्यान देने में योग्यता का न तो होना और इन बच्चों की विशेषता है वो होती है, और यही अधिगम असमर्थता को जन्म देती है। जैसे क्षीण स्मरण शक्ति का होना, कार्य करने की मंद गति होना, कार्य को धीमे धीमे करना, उपयुक्त आचरण नहीं करना, बिना सोचे विचारे कार्य करना, स्वयं के प्रति लापरवाही करना, लक्ष्य से आसानी से विचलित होना, सामान्य ध्वनियों एवं दृश्यों के प्रति आकर्षण महसूस करना, ध्यान कम केंद्रित करना या ध्यान का भटकाव होना। ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारी विशेषताएं हैं जो इनकी पहचान है वो कराती हैं। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थता के कारण, कि अधिगम असमर्थता के कारण, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कठिन होता है
कि बच्चों को अधिगम असमर्थता के विशेष कारणों का विशेषीकरण किया जाए। उसके लिए कुछ संभावित कारण हैं जिनको 3 वर्गों में बांटा गया है। आंगिक या जैविक कारक, जनिक कारक और पर्यावरणीय कारक। आंगिक और जैविक कारक की अगर हम बात करते हैं तो कुछ विद्वानों का कहना है कि अधिगम असमर्थी बच्चों में केंद्रीय नाड़ी संस्थान में दोष आ जाता है और वह कार्य नहीं करता है और उनका मस्तिष्क कुछ कम कार्य करता है। लेकिन कुछ विद्वान ये भी बात मानने को तैयार नहीं हैं। इस संबंध में किया गया प्रारंभिक शोध कार्य पुराने तरीकों से किए गए थे, लेकिन आजकल मस्तिष्क की क्रियाओं का मूल्यांकन बहुत विकसित तकनीक से किया जा सकता है और केंद्रीय नाड़ी संस्थान के दोष मुक्त युक्त होने के लिए, जैसे बुखार, चोट, समय से पहले जन्म या समय के समय लापरवाही आदि अनेक परिस्थितियां हैं जो इसके लिए उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट है जनिक कारक। जनिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि अधिगम असमर्थता एक परिवार से दूसरे परिवार में स्थानांतरित होती है। पर्याप्त अध्ययन ये बताते हैं कि अधिगम असमर्थता का कारण वंशानुक्रम भी होता है, क्योंकि अगर पेरेंट्स को कोई गंभीर बीमारी है तो उसका प्रभाव निश्चय उसके बच्चे पर भी पड़ सकता है और विशेषकर गंभीर अधिगम असमर्थता है वो निश्चय ही बच्चे के ऊपर पड़ती है। जैसे अध्ययन ये बताते हैं कि जब जुड़वा बच्चों में से एक बच्चा पठन असमर्थी हो तो दूसरे में भी पठन असमर्थता की संभावना होती है, लेकिन ये ऐसा तभी होता है जब ये जुड़वा समरूप जुड़वा होते हैं। बंधुत्व जुड़वा में ऐसा है वो नहीं होता है। नेक्स्ट है पर्यावरणीय कारक। कि पर्यावरणीय कारक की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कारकों की सूची तैयार करना काफ़ी कठिन कार्य होता है, क्योंकि पर्यावरण परिस्थितियों के शिकार बच्चे अधिगम समस्याओं का अधिक सामना करते हैं और इसमें कुछ कारक हैं, जैसे खराब शिक्षण कि अध्यापक ने गलत पढ़ाया है, लिख भी बोर्ड पे गलत दिया और उसका उच्चारण भी गलत किया और उसको बोल भी गलत रहा है, तो उससे क्या हुआ, बच्चा गलत सीख रहा है। यानी खराब शिक्षण के कारण भी अधिगम असमर्थता है वो जन्म लेती है। विद्वानों का मत ये भी है कि यदि अध्यापक बच्चों को सीखने की समस्याओं की ओर स्कूल के प्रारंभिक दिनों में ही ध्यान दे तो कुछ अधिगम असमर्थता को टाला जा सकता है, क्योंकि जब बच्चे प्राथमिक स्तर पर कि प्रारंभ में जब वो अध्यापक के पास आते हैं तो वो एक कोरे कागज के समान होते हैं और अध्यापक जो चाहे उन पर बनावट है वो कर सकता है कि उसने जो जैसे कहा, उन्होंने ये कहा ना कि ताजमहल दिल्ली में है आगरा में नहीं, तो बच्चे दिल्ली ही मानेंगे, वो आगरा नहीं मानेंगे, क्योंकि अध्यापक ने उनको वो सिखाया है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारंभिक स्तर पर बच्चों को किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन ना दी जाए, गलत शब्दों के बारे में उनको ना सिखाया जाए, उनका सही उच्चारण करना उनको सिखाया जाए, कैसे उनको लिखना है, कैसे पढ़ना है, इन सब बातों का ध्यान है वो रखा जाए, तो अधिगम असमर्थता को कुछ हद तक है वो टाला जा सकता है। अधिगम असमर्थता के लिए बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक पर्यावरण भी उत्तरदायी होता है, क्योंकि उदाहरण नशीली दवाओं का सेवन करना, आवश्यकताओं से अधिक भावुक होना, कुपोषण का शिकार होना, सिर पर चोट का लगना या किसी दुर्घटना आदि के कारण भी अधिगम असमर्थता है वो जन्म ले सकती है, क्योंकि शारीरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी उसके पर्यावरण भी उसका उत्तरदायी होता है कि पर्यावरण में जिस प्रकार की बातें होती हैं, जिनसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो एक्टिविटी होती हैं, कहीं ना कहीं वो भी उसके सीखने को प्रभावित करती हैं, जिससे असमर्थता है वो बढ़ती है। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थियों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग डिसेबल, कि जो बच्चे हैं उनकी पहचान कैसे की जा सकती है, क्योंकि अधिगम असमर्थियों की पहचान के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया के सुदृढ़ करना आवश्यक है और इसको 2 भागों में हम बांट सकते हैं, अनौपचारिक मूल्यांकन और औपचारिक मूल्यांकन। कि अनौपचारिक मूल्यांकन की अगर हम बात करते हैं, इनफॉर्मल असेसमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें विद्यार्थी के दैनिक व्यवहार का अवलोकन, विद्यार्थी की परीक्षा में उपलब्धि, विद्यार्थी के साथ बहस आदि शामिल होती हैं। इसमें विद्यार्थियों के बारे में आंकड़े एकत्रित करने में सहायता मिलती है और ये अनुदेशात्मक रूप से संबंध होते हैं। अनौपचारिक मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों पर अध्यापक प्रत्यक्ष रूप से है वो नज़र रख सकता है, लेकिन अनौपचारिक मूल्यांकन की भी कुछ विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन, कि जो हमारा कैरिकुलम है उसके आधार पर मूल्यांकन करना कि बच्चे ने कितना सीखा है, वो कितना सीख पाया है। मापदंड संबंधित मूल्यांकन और अवलोकन, साक्षात प्रश्नावली, चेकलिस्ट आदि, इंटरव्यू, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट etc, कि ये बहुत सारे कारण हैं जो अनौपचारिक
मूल्यांकन में हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि पाठ्यक्रम पर आधारित मूल्यांकन में शामिल हैं ये, कि जैसे पाठ्यक्रम आधारित मापन, अनुक्रिया और त्रुटि विश्लेषण करना, कार्य विश्लेषण तथा अध्यापक निर्मित परीक्षण है वो इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट है औपचारिक मूल्यांकन, फॉर्मल असेसमेंट, कि ये सर्वमान्य है कि अधिगम असमर्थता की पहचान किसी एक मूल्यांकन यंत्र द्वारा संभव नहीं है। किसी एक असमर्थता का निदान कोई एक घटना नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे अनेक घटनाएं हो सकती हैं, अनेक कारण हो सकते हैं, और ये लक्ष्य केंद्रित प्रक्रिया होती है जो प्रश्नों की श्रृंखला द्वारा निर्देशित होती है। इस प्रश्नों के उत्तरों द्वारा आंकड़े एकत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रक्रिया में विभिन्न चरणों पर उन विद्यार्थियों के लिए उन्हीं परीक्षाओं का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट है अधिगम असमर्थ बच्चों की मुख्य समस्याएं, कि जो अधिगम असमर्थ बच्चे हैं उनकी कुछ समस्याएं होती हैं। सबसे पहले होता है इसमें केंद्रीयता का अभाव, कि ये जो बच्चे हैं इनका मुख्य समस्या यही होती है कि वो अपनी कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, एक जगह ध्यान नहीं लगा पाते हैं। वो कभी किधर कभी इधर उनका ध्यान है वो भटकता रहता है, कि ध्यान न कर पाने के कारण इनकी योग्यता प्रभावित होती है। और इसका नतीजा परिणाम ये होता है कि ये एक विषय को अभी समझ ही नहीं पाते, कि इतने में उनका ध्यान है वो भटक जाता है, और ये विषय से ध्यान को हटाकर दूसरे विषय पर लगा लेते हैं, और उन बातों का विषय पर अधिक ध्यान देते हैं जो इनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है स्मृति समस्या, कि मेमोरी प्रॉब्लम भी काफ़ी हमारी समस्या रही है, कि जब हमें कोई चीज़ याद नहीं रहती, कल हमने क्या किया था, कैसे किया था, आज क्या करना है, तो विस्मृति स्मृति जो है हमारी वो भी हमारे अधिगम असमर्थ में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालकों की सीखने की गति भी धीमी होती है और वे भविष्य को कार्य योजना नहीं बना सकते, ना ही उनको लागू कर पाते हैं। ज्ञानेंद्रियों की कमी के कारण, कि हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, कि जैसे सुनने में, देखने में, किसी चीज़ को श्रवण करने में, उसका स्पर्श महसूस करने में, उसको तो काफ़ी कठिनाई होती है, और वे अंकों के क्रमानुसार या शब्दों व मुहावरों को पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं। वे भूतकाल के अनुभवों को वर्तमान के साथ जोड़कर उनका लाभ उठाने के योग्य नहीं होते हैं, कि उनके पास्ट में क्या था, क्या किया था, उनका जीवन कैसे था, कहाँ क्या हुआ, कि उन सब घटनाओं को वो वर्तमान से जोड़ने में असमर्थ होते हैं। अल्पावधि या दीर्घ अवधि समृद्धि वाले अधिगम असमर्थ बालक पढ़ने में कमजोर होते हैं। वे सूचनाओं को एकत्रित करने या पुनः सूचनाओं का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता कि परसों हमने क्या किया था, हम किससे मिले, कहाँ गए, क्या हुआ, तो आज को हम उसमें शामिल नहीं कर पाते हैं। कि जो हमारी विस्मृतियाँ हैं वो कुछ समय के लिए भी हो सकती हैं और लंबे समय के लिए भी वो विस्मृति हैं वो बन जाती हैं, जो हमारे अधिगम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है वाचन समस्या, यानी अधिगम असमर्थ बालकों की बुद्धि लब्धि कम होती है। उनको पाठन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनको एक शब्द एक स्थान पर दूसरे शब्द को लिख देना, अक्षरों को जोड़ देना या एक शब्द के स्थान पर अधिक शब्द लिख देना आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्षरों का उच्चारण उल्टा सीधा करना, अन्य पठन संबंधी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है। उनको पाठन करने और पाठ को सुनाने समझने की भी समस्याएं हैं वो होती हैं। नेक्स्ट है लेखन समस्या, कि राइटिंग प्रॉब्लम भी होती है। अधिगम असमर्थ बच्चों को लेखन की समस्या का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो शब्दों का उचित प्रकार से नहीं लिख पाते हैं, और ये समस्या सामान्य और गंभीर भी हो सकती है, क्योंकि समस्याग्रस्त से ग्रस्त बालक साफ साफ नहीं लिख सकता है, और यदि ये समस्या आरंभ से ही पहचान की जाए तो इस समस्या का निदान अन्य बालकों की सहायता से या माँ बाप के सहयोग से, अध्यापक के सहयोग से है वो किया जा सकता है। गंभीर रूप से ग्रस्त इस प्रकार के बालक त्रुटि रहित नहीं लिख पाते हैं। उनको लिखने के लिए किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है, और उनको लिखने का अभ्यास बार बार करने की आवश्यकता होती है। चिकित्सा द्वारा भी इस दोष पर कई प्रकार से काबू है वो पाया जा सकता है। क्योंकि हमारे अधिगम असमर्थता में लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये सारे कारण हमारे अधिगम असमर्थता से संबंधित होते हैं। क्योंकि अगर हमें सही सुनाई नहीं दिया तो हमने सही नहीं लिखा, सही नहीं लिखा तो हम सही बोल नहीं पाए, उसको पढ़ नहीं पाए, उसका उच्चारण नहीं कर पाए, कि वो हमारी समस्याएं हैं वो बन जाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन,
कि अधिगम असमर्थ बालकों को समझने लिखने की कठिनाइयों का तो सामना करना पड़ता है, साथ साथ उन्हें संप्रेषण संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है कि किस प्रकार से वे एक दूसरे के साथ बातचीत करनी है, किन शब्दों का प्रयोग करना है, कैसा व्यवहार करना है। इन सब में वो बच्चे हैं वो पिछड़े हुए होते हैं, इनकी शक्ति कम होती है ग्रहण करने की, कि कैसे पढ़ना है, कैसे बातचीत करनी है। ये सुनकर उनका लाभ उठाने में असमर्थ होते हैं और समय रहते उनकी इस प्रकार की समस्या की पहचान करके उनका उपचार किया जा सकता है तथा संप्रेषण संबंधी दोषों को दूर है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट है संख्यात्मक समस्याएं, कि अधिगम असमर्थ बच्चों को हिसाब किताब संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है कि दो दो चार कितने होते हैं, उसने कितना खा लिया, कितना बच गया, यानी संख्याओं से संबंधित दो चार पाँच छः क्या है, ये वह संख्याओं का एक दूसरे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। सामान्य जोड़ घटा करने में उनको काफ़ी समस्या आती है या काफ़ी समय लगता है और ये समस्या भी सामान्य तथा गंभीर हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार के बालक सामान्य बालकों के साथ एक कक्षा में पढ़ते हैं तो दूसरे बालकों की सहायता से अध्यापक के सहयोग से इस प्रकार के बालकों की साधारण संख्या संबंधी समस्याओं पर काबू पाया जा सकता है। और जब बच्चा ऐसा व्यवहार कर रहा है तो उसमें माता पिता, उसके अभिभावक हैं, उसके अध्यापक हैं, वो सभी मिलकर उसकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं और कई बार अच्छी प्रकार से दूर भी कर सकते हैं। वे दूसरे बालकों के सहयोग का लाभ नहीं उठा पाते हैं। इस प्रकार के बालक सामान्य जोड़ घटा करने में असमर्थ होते हैं। संख्या संबंधी गंभीर समस्या समाधान काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सुधार के लिए लगातार अभ्यास तथा कुशल अनुभवी प्रशिक्षक की आवश्यकता होती है। और संख्या का जो समस्याएं हैं, संख्या का अनुभव है, वो हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में संख्या का प्रयोग है वो प्रत्येक कार्य में, हिसाब किताब में, लेन देन करने में है वो करते रहते हैं। इसलिए इसके बारे में हमारा ज्ञान है वो सुदृढ़ होना चाहिए और बच्चों की इन समस्याओं का हमें समाधान है वो करना चाहिए। और इस प्रकार की समस्याएं हैं वो बच्चे अधिगम असमर्थता की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है अध्यापक की भूमिका, रोल ऑफ टीचर, कि एक अध्यापक की क्या भूमिका होती है, कैसे वो अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सकता है। इन सब का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यापक वो कड़ी है जो अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में अपना अहम योगदान है वो दे सकता है, कि चाहे वो अधिगम में समर्थ हो, जिनको चाहे दृष्टि दोष हो, श्रवण दोष हो, किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, हर प्रकार के दोष से ग्रसित बच्चों की समस्याओं का समाधान करने में, उनका सहयोग करने में अध्यापक है वो एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। सामान्य बालकों के साथ साथ पढ़ाने में उसको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सामान्य बच्चों में पहले उसको पता करना होता है कि कौन से बच्चे हैं, वो किस स्तर के हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित तो बच्चे नहीं हैं, पहले उनका पता लगाना है, फिर उसके आधार पर उसको शिक्षण है वो करवाना पड़ता है। प्रत्येक बालक की समस्याएं अलग अलग होती हैं, क्योंकि सभी बच्चों का मानसिक स्तर एक जैसा नहीं होता है। प्रत्येक बच्चे की आईक्यू लेवल है वो अलग अलग होती है और बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होती है प्रत्येक बच्चे पर अध्यापक की, क्योंकि अध्यापक को चाहिए कि वह हर प्रकार के बालक को कक्षा कक्ष में होने वाली गतिविधियों के लिए प्रेरित करे, उनको इनाम दे, शाबाशी भी दे, क्योंकि ये नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रतिभाशाली बच्चे हैं, वही बढ़ चढ़ कर भाग ले, बल्कि एक अध्यापक होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि कक्षा में जितने भी बच्चे हैं सभी को सहगामी जो क्रियाएं हैं, अदर्स जो एक्टिविटी होती हैं, उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा आप भी कर सकते हो और आपको भी इसमें पार्टिसिपेट है वो करना चाहिए, क्योंकि आप भी इनसे अच्छा प्रदर्शन है वो कर सकते हो। क्योंकि एक मनोबल बढ़ाना, उनको प्रेरित करने का कार्य करना एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, क्योंकि उससे बच्चों में क्या है कि हीन भावना नहीं पनपेगी, बच्चे एक दूसरे से अपने आप को अलग है वो महसूस नहीं करेंगे। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए अध्यापक को चाहिए कि उनके माता पिता से वो बराबर संपर्क बनाए रखें, ताकि बच्चे की समस्याओं के बारे में घर पे वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, स्कूल में कैसा करता है, दोनों का कंपेयर करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके, किसी समस्या का समाधान किया जा सके। और दोनों का सहयोग होना काफ़ी महत्वपूर्ण है एक बच्चे के उसके उत्थान के लिए।
अध्यापक को इन बालकों के लिए बंद पाठ्यक्रम चुनना चाहिए, क्योंकि इनके लिए पाठ्यक्रम है वो सरल होना चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए और अधिगम असमर्थ बालकों को विद्यालय की पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अध्यापक को चाहिए कि वह नई नई शिक्षण विधियों के द्वारा अपना अध्यापन कार्य या शिक्षण कार्य है वो कराए, जिससे जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी दृश्य का अर्थ होता है देखना और श्रव्य का अर्थ होता है सुनना, कि ऐसे संसाधनों का प्रयोग करें। जैसे टीवी है वो दृश्य श्रव्य साधन है, रेडियो है वो सर्वे साधन है, चार्ट है उसको हम देख सकते हैं, मानचित्र है उसको हम देख सकते हैं। यानी ऐसे संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे बच्चा देखकर उसकी वास्तविकता से रूबरू हो और अच्छी प्रकार से है वो सीख सके। क्योंकि जो सामने जो एक्टिविटी होती है, रियलिटी जब हम उसके सामने लेके आते हैं तो उससे बच्चा है वो जल्दी सीखता है और वो उसकी मेमोरी का पार्ट है वो लाइफ टाइम तक है वो बना रहता है। इसलिए अध्यापक को ऐसे संसाधनों का, ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए जिससे उसका शिक्षण है वो प्रभावी बन सके और इन बालकों को शिक्षा प्रदान है वो कर सके। अध्यापक को बालकों के मनोविज्ञान का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा बच्चा है वो किस तरह का है, उसका क्या व्यवहार है, कैसे उसकी समस्याओं का निदान किया जा सकता है, कैसे उस बच्चे को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे उसको प्रेरित किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं एक अध्यापक को पता होना चाहिए कि कैसे वो बच्चे को सामान्य बच्चों के बराबर ला सकता है, उनमें कैसे भेदभाव नहीं करना, उनकी बैठने की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, उनके लिए किन संसाधनों का प्रयोग होना चाहिए, कैसे उनके लिए एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। इन सब चीज़ों का एक अध्यापक को है वो पता होना चाहिए। थैंक यू गाइस। आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी लाभप्रद और आपके लिए ज्ञानवर्धक होगा।